नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। एईडीओ इंटेंसिव रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसमें आज का टॉपिक रिवीजन का है द रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने 1857 के रिवोल्ट से अराउंड 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जिस 25 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और 100+ फैक्ट्स यहाँ से रिवाइज करेंगे। और 1857 से किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में इस रिवोल्ट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं छूटने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, मतलब जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का और स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कि मंगल पांडे ने किया था स्टार्ट। ये एक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सोल्जर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, इन्होंने 1857 के रिवोल्ट का आगाज़ किया था। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी? तो ऑफ कोर्स वो जो जगह थी वो थी बैरकपुर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से थे? अभी मैंने आपको बताया। उनके रेजिमेंट का क्या नाम था? उनकी रेजिमेंट का नाम था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपको एक बात पता है कि ये जो है वीडियो, इसका जो मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो, बट ये सब आपको फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरा कि मंगल पांडे ने जिस 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था उनका क्या नाम था? तो इन्होंने मारा था सर्जेंट मेजर ह्यूसन को मारा था। दूसरे थे लेफ्टिनेंट बॉग। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने मारा था जब इन्होंने विद्रोह किया था 1857 के रिवोल्ट में। जब इन्होंने सर्जेंट ह्यूसन और बॉग को मारा था तो इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ कब? डेट ऑफ इंसिडेंट भी आपसे पूछ सकता है कि डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है। डेट ऑफ इंसिडेंट था आपका 24 मार्च 1857। ओके, फिर जब इन्होंने विद्रोह किया, सर्जेंट ह्यूसन को मारा, बॉग को मारा और पूरा जो मतलब विद्रोह को लीड किया, तो इसके बाद जब ये इंसिडेंट पता चली मतलब लाइक ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और इनको हैंग कर दिया। तो वो डेट क्या था जब इन्हें हैंग किया गया था? ही वॉज हैंग्ड ऑन 8th अप्रैल 1857 को। 8th अप्रैल 1857 को इनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। पहला तो हमने देख लिया कि मंगल पांडे ने इंसिडेंट्स कहाँ से शुरू किया? बैरकपुर से। दूसरा हमने देख लिया कि 34th नेटिव इन्फेंट्री में थे ये। इन्होंने जिन्हें मारा था उनका नाम था सर्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉग। दूसरा हमने डेट ऑफ इंसिडेंट याद कर लिया 24 मार्च 1857, एंड उसके बाद हमने याद कर लिया कि ये 8 अप्रैल 1857 को इनको हैंग कर दिया गया था। तो इतने सारे एक क्वेश्चन से हमने लगभग 5 और फैक्ट याद कर लिए। ऐसे ही हम आगे और रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके सामने ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये 1857 रिवोल्ट को किसने कहा था? ओके, तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवोल्ट को किसने कहा था? उनका नाम था वीडी सावरकर। क्या नाम था? वीडी सावरकर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इमीडिएट कॉज क्या था 1857 के रिवोल्ट का। तो 2 तरह के कॉज थे। एक तो इमीडिएट कॉज आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमीडिएट कॉज क्या था। दूसरा था लॉन्ग टर्म कॉज। ऐसा तो है नहीं कि रिवोल्ट जो है अचानक से स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ पहले से ही वो माहौल बन रहा था, लोग इतने परेशान हो चुके थे कि वो रिवोल्ट हुआ। लेकिन उसका जो बोलते हैं ना कि इग्निशन
जो टेम्परेचर था, थ्रेशोल्ड था, वो इमीडिएट कॉज की वजह से पहुंचा। तो वो इमीडिएट कॉज क्या था 1857 के रिवोल्ट का? चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी था? नहीं, ये इमीडिएट नहीं था, ये लॉन्ग टर्म कॉज था। ओके, उसके बाद है आपका सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ओके, ठीक है, एक ये ऑप्शन है। तीसरा है मिलिट्री डिसकंटेंट, और चौथा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है, ये लॉन्ग टर्म कॉज होगा, है ना? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, इट्स बिन फ्रॉम ईयर्स। तो यही था रीज़न कि ये भी एक लॉन्ग टर्म कॉज था। अब आया मिलिट्री डिसकंटेंट और सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। तो आपको पता है मिलिट्री डिसकंटेंट तो था ही, लोग नाखुश थे ही, लेकिन ब्रिटिश का इंटरफेरेंस रिलीजन में हो रहा था। यानी कि आपको पता है कि जो उनका जो कार्ट्रिज था, कार्ट्रिज, वो फैट ऑफ पिग एंड काउ से ग्रिस्ट किया गया, है ना, ग्रीस्ड विथ फैट ऑफ पिग एंड काउ। तो जब ये चीज़ पता चली, या अफवाह था या सच था, जो भी था, जब ये फैला तो लोगों को लगा, जो मिलिट्री थे उनको लगा कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वॉर इमीडिएटली मतलब ये कॉज बन गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉज क्या क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, मिलिट्री डिसकंटेंट था। मिलिट्री डिसकंटेंट क्यों था? क्योंकि आपको पता है कि उनकी सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था देने में, यूरोपियन सोल्जर्स की सैलरी ज़्यादा थी। उसके बाद आपको पता है कि इनके रिक्रूटमेंट में भी मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। इनके रिलीजियस चीज़ों में बहुत इंटरफेरेंस इनको देखने को मिलता था, इनका प्रमोशन नहीं करते थे वो लोग। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी नाखुश थे इन सब वजह से। तो ये सब तो कॉज था ही, बट ये एक लॉन्ग टर्म कॉज था। इमीडिएट कॉज था आपका ये कार्ट्रिज वाला, कि जो ब्राउन पेस्ट था उसको रिप्लेस किया गया न्यू एनफील्ड राइफल से, उसके कार्ट्रिज को फैट ऑफ पिग एंड काउ से ग्रीस किया गया। तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है। इमीडिएट कॉज हमने बता दिया कि सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। हमने बता दिया कि इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसे वीर सावरकर ने कहा था। कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज थे जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और फिर आपको मैंने शॉर्ट टर्म कॉज में बताया कि जो कार्ट्रिज था वो फैट ऑफ पिग एंड काउ से ग्रीस किया गया था, जिसकी वजह से ये इमीडिएटली ये वॉर छिड़ गया। और फिर मैंने बताया कि मिलिट्री डिसकंटेंट क्यों था? क्योंकि उनकी सैलरी, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में काफ़ी भेदभाव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो इतने सारे क्वेश्चंस, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन में अराउंड 10+ फैक्ट्स रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब छिड़ा तो उसमें ऐसे कौन थे इन चारों में से जिन्होंने धोखा खाया अपने फ्रेंड से ही, और उनके फ्रेंड ने इनको बुलाकर उनको मतलब कैप्चर करवा दिया और उनको ब्रिटिशर्स ने डेथ की सज़ा दे दी। तो क्या वो नाना साहेब थे, क्या वो खान बहादुर खान थे, या कुंवर सिंह थे, या तात्या टोपे थे? और ये देखो क्वेश्चंस कहाँ आए हुए हैं, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, मतलब यूपीएससी में आया हुआ है 2006 में। तो आप सभी को पता है कि वो थे तात्या टोपे। कौन थे वो? तात्या टोपे थे, जिन्होंने मतलब अपने फ्रेंड से ही धोखा खाया था। अच्छा बताओ, उन फ्रेंड का नाम आपको पता है? अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा तो शायद आपने ये फैक्ट स्किप कर दिया होगा कि आखिर वो मतलब कौन थे जिन्होंने तात्या टोपे को धोखा दिया था। तो उनके ही फ्रेंड थे जिनका नाम था, एक मिनट दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। उनके ही फ्रेंड थे जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। ठीक है, जिन्होंने धोखा दिया था। मान सिंह कौन थे? आपको पता है कि मान सिंह जो थे वो राजपूत चिफ्टन थे और लॉयल थे किसके? सिंधियाज के लॉयल थे काफ़ी। किसके? लॉयल टू सिंधियाज। और आपको पता है कि 1857 के रिवोल्ट में सिंधियाज जो थे वो किसका साथ दे रहे थे? वो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। तो ऑफ कोर्स उन्होंने तात्या टोपे को कैप्चर करवा दिया और उनको डेथ की सज़ा मिल गई, मतलब हैंग करवा दिया गया तात्या टोपे को। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपने देख लिया। प्लस यहाँ से
कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे। आपको पता है कि नाना साहब जो है वो कानपुर से लीड कर रहे थे और जो तात्या टोपे थे वो इनके क्लोज एसोसिएट थे। ठीक है, खान बहादुर खान कहाँ से लीड कर रहे थे आपको पता है? आप कमेंट्स में बताओ इसे। चलो कमेंट्स में बताओ कि खान बहादुर खान कहाँ से लीड कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। ठीक है, कुंवर सिंह के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो तब तो क्या ही बोला जाए, बट मुझे लगता है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि कुंवर सिंह कहाँ से थे। ऑफ कोर्स ही वॉज फ्रॉम बिहार और वो वहाँ से 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ओके, आपको पता है तात्या टोपे के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बताऊं कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी महारत हासिल कर रखे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जिसमें जो ब्रिटिशर्स या फिर अपने एनिमी को मतलब इतनी दूर तक ले जाया जाता है और चारों तरफ से उनको फेंस कर लिया जाता है और वहाँ पे उनको हरा दिया जाता है। फिर तो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स में मतलब लाइक महारत हासिल कर रखे थे तात्या टोपे। और जब इनके दोस्त मान सिंह ने इनको कैप्चर करवा दिया तो इनको किस डेट को मतलब हैंग किया गया, ही वॉज हैंग्ड ऑन विच डेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ही वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। ओके, इस डेट को इनको हैंग कर दिया गया तात्या टोपे को। कितना सारा फैक्ट हमने रिवाइज कर लिया, लेट्स रिकॉल। आपको पता है कि तात्या टोपे को धोखा किसने दिया, मान सिंह ने दिया। ठीक है, और उन्हें फांसी की सज़ा दिलाई। उसके बाद जो मान सिंह थे वो किसके लॉयल थे, सिंधिया के लॉयल थे। सिंधिया किसका साथ दे रहा था, ऑफ कोर्स ब्रिटिश का साथ दे रहा था 1857 की रिवोल्ट में। उसके बाद आपने देखा कि तात्या टोपे को हैंग कब किया गया, 18 अप्रैल 1859 को किया गया। ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी महारत हासिल कर रखे थे। नाना साहेब जो थे वो कहाँ से लीड कर रहे थे, कानपुर से लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, बिहार से लीड कर रहे थे। तो इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने एक क्वेश्चन से रिलेट करके पढ़ लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा पेशेंस के साथ हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये था आपका 3 और ये है आपका 4th। तो 4th क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज बेस्ट ओन्ड विद द टाइटल ऑफ साहबे आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो बहादुर शाह ने किसको टाइटल दिया था, साहबे आलम का। आप बताएं, क्या वो ब्रिजेश कादर थे, क्या वो हसन खान थे, क्या वो बख्त खान थे, क्या वो अजीमुल्ला थे। ये आया है आपका यूपी आर ओ की एग्ज़ाम 2016 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स जो साहबे आलम और बहादुर शाह ने जिसको ये टाइटल दिया था वो थे बख्त खान। कौन थे, बख्त खान। तो बख्त खान के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि बख्त खान ने 40 ईयर्स अपने लाइफ के ईस्ट इंडिया कंपनी में दिया, काम किया उन्होंने एज अ सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, उसके बाद बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने अपॉइंट किया था कमांडर इन चीफ। क्या अपॉइंट किया था, कमांडर इन चीफ इनको हायर किया था किसने, बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, तो इसके बाद आप अलग ऑप्शंस को भी देखो। ब्रिजेश कादर कौन थे, ब्रिजेश कादर आपको पता है कि जो नवाब अवध के जो नहीं हाँ जो वो थे क्या कहते हैं रूलर वाजिद अली, उनके बेटे थे ब्रिजेश कादर। और अजीमुल्ला के बारे में आपको क्या पता है, वो प्रिंसिपल एडवाइज़र थे नाना साहेब के। क्या थे, प्रिंसिपल एडवाइज़र थे किसके, नाना साहेब के। कौन, अजीमुल्ला एडवाइज़र। ठीक है, नाना साहेब के। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ठीक है। हु वॉज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर है ये, न्यूज़पेपर टाइम्स, पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन इन 1857। एंड उसमें लिखा था उन्होंने, नो बडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट व्हाइट्समैन कार विथ फ्रेंडली व्यू। तो यहाँ पे कार का मतलब लिटिल कार नहीं है, कार का मतलब है कार्ट्रिज। कार का क्या मतलब है, कार्ट्रिज। कोई भी उस पर उस निगाह से नहीं देखता, फ्रेंडली निगाह से। ये कहा था, ये रिपोर्ट किया था, किसने रिपोर्ट किया था ये, तो ये रिपोर्ट किया था आपका WH रसल। WH रसल ने किया था। इनका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो इनका पूरा नाम था विलियम होवर्ड रसल। ओके,
इन्होंने ही ये रिपोर्ट किया था कि कोई भी नॉर्थ इंडिया में जो ब्रिटिश कार्टेज है उसको फ्रेंडली नज़र से नहीं देखता। और ये इन्होंने रिपोर्ट किसको किया था? द टाइम्स ऑफ लंदन 1857 को इन 7 में रिपोर्ट किया था। इसमें और कुछ ऐसा है नहीं जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following was not a reason for making the sepoy of East India Company rebellious? इसमें से कौन सा वजह नहीं है? तो एग्जाम में अगर नॉट अ रीज़न पूछे तो उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। और पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट किया, तो इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो कारण पहले पढ़ते हैं। पहला कारण क्या है? द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। क्या आपको लगता है कि ये एक रीज़न था रिबेल करने का? नहीं, ये रीज़न तो बिल्कुल नहीं था। द ऑर्डर टू द सिपाही टू ट्रैवल ऑन द शिप, ये एक रीज़न, एक सेकेंड, इसमें बोल रहा है कौन सा रीज़न नहीं था? तो स्टॉपेज ऑफ भत्ता एक रीज़न था ऑफ कोर्स। ऑर्डर ऑफ द सिपाही टू ट्रैवल शिप्स, हाँ, समंदर को पार नहीं करना चाहते थे बट उनको ऑर्डर किया गया तो इससे नाखुश थे, तो ये भी एक रीज़न था। द एफर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, हाँ, जो कंपनी के ऑफिसर थे वो लोग क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रहे थे, जिससे इंडियन सोल्जर्स को बहुत प्रॉब्लम थी, तो ये भी एक कारण था। अब फोर्थ पढ़ लेते हैं, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। तो क्या ऑफिसर्स इनएफिशिएंट थे, इसकी वजह से रिपेल हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे हम लोग और क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे ना, कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज़, जिसमें से आपने देखा था एक था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। क्या था? डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ये कब आया था और किसने लाया था? आप सबको पता है कि ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, इसका ईयर कौन सा था? कौन से ईयर में ये लेके आए थे? 1848 में। जिससे वो क्या करते थे कि कोई इंडियन रूलर है और उसके खुद के हायर नहीं है और अडॉप्टेड सन है, तो वो बोलते थे कि अब आपके अडॉप्टेड सन जो है वो रूलर नहीं बन सकते, और फिर वहाँ पे ब्रिटिश अपना टेरिटरी उसको बना लिया करता था। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा आपने सुना होगा वो था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस कब आया था? सब्सिडरी अलायंस आया था 1790 की दशक में, आया था 1790s में। और इसको किसने लाया था? इसको लाया था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस में। इसमें क्या करते थे कि जो रूलर होते थे वो इतने इनएफिशिएंट हो गए थे, या फिर बोल लो कि उनको ये बताया जाता था कि आपके ऊपर बहुत खतरा है, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको आर्मी देंगे, आप बस उसका जो भी खर्चा होता है वो उठाइए, और आप किसी भी अदर यूरोपियन कंपनी से कोई रिश्ता नहीं बना सकते, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना सकते, आप सिर्फ ब्रिटिश के अलाय बन के रहेंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है। दूसरा और तीसरा एक आपने सुना होगा रिंग फेंस। रिंग फेंस सुना है? जो रिंग फेंस था वो आया था आपका 1765 के टाइम में आया था और 1813 तक रहा था। और इसको किसने लाया था? रिंग फेंस को इसको लाया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कौन इंट्रोड्यूस किया था? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। तो आप ये फैक्ट्स भी अच्छे से रिकॉल कर लो कि लॉन्ग टर्म कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और रिंग फेंस जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो 1857 का जो स्ट्रगल था उसमें महारानी लक्ष्मीबाई का रोल आप सब ने पढ़ा होगा। वो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वेयर ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी। ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी। और इनकी शादी किससे हुई थी? आप सभी को पता है। मैरिड हुम? ही वॉज मैरिड गंगाधर राव, है ना, रूलर ऑफ झांसी। गंगाधर राव वॉज द रूलर ऑफ झांसी। गंगाधर राव से शादी कर लेती है ये 1842 में, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1828 में हुआ था। ठीक है। और शादी करने के बाद जब वो झांसी की रानी बनती हैं, क्योंकि गंगाधर राव का डेथ बहुत जल्दी हो जाता है, और तो जब रूलर बनती है, झांसी की रानी बनती हैं लक्ष्मीबाई, तब उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था। जब ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आपके जो अडॉप्टेड सन है वो रूलर नहीं बन सकते, हम आपको झांसी देनी पड़ेगी, तब झांसी की रानी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई शैल नॉट
गिव अवे माई झांसी, माई झांसी, आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है, ये महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। और इनके जो अटायर्स होते थे, जो ये पहनती थी, जो वो बहुत मैनली अटायर होता था, हर चीज़ में मतलब वॉर में इन्होंने वो कर रखा था, प्रैक्टिस कर रखा था। तो और आपको पता है कि ह्यूज रोज इनसे फाइट करते हुए जब इनका डेथ हो जाता है, कहाँ पे होता है इनका डेथ? ग्वालियर में, बैटल ऑफ ग्वालियर में इनका डेथ हो जाता है। तो वहाँ पे ह्यूज रोज ने कहा था कि द ओनली मैन अमंग द सोल्जर जो थे वो झांसी की रानी थी। ये स्टेटमेंट ह्यूज रोज ने दिया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। तो लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। उनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। ठीक है, वे क्यों फाइट कर रही थी? इनका कारण क्या था? ये फाइट कर रही थी क्योंकि इनके बेटे ब्रिजेश कादर को जो लीगल हायर नहीं मान रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इनकी शादी किनसे हुई थी? वाजिद अली से। किनसे हुई थी? वाजिद अली। और वाजिद अली के सन थे ब्रिजेश कादर और काफ़ी छोटे थे, तो इनडायरेक्ट रूल बेगम हजरत महल कर रही थी। तो ये एक रीज़न था। तात्या टोपे के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रानी लक्ष्मीबाई को हमने डिस्कस कर लिया है, और नाना साहब के बारे में भी मतलब आपको पता ही है कि ये कानपुर से लीड कर रहे थे। और ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एज यू कैन सी इन 2008। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अजीमुल्ला खान के बारे में, ही वॉज एडवाइज़र टू, तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, आपको बताया था ना अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? नाना साहेब के। किसके एडवाइज़र थे अजीमुल्ला खान? नाना साहेब के एडवाइज़र थे। और रानी लक्ष्मीबाई डिस्कस्ड। कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंवर सिंह के बारे में डिस्कशन। आप सभी को पता है कि कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के ज़मींदार थे? जगदीशपुर बिहार के ज़मींदार थे वो। और आपको पता है कि एक रीज़न यह भी था 1857 के रिवोल्ट का कि डिस्पोजेशन ऑफ ज़मींदार। ठीक है, ज़मींदारी उनसे ले ली गई थी, तो ये भी एक कारण था कुंवर सिंह के फाइट करने का 1857 के रिवोल्ट में। आपको पता है ये कितने साल के थे? इनकी उम्र क्या थी? ये लगभग 80 ईयर्स के थे, और फिर भी इनमें इतनी हिम्मत, इतनी करेज, मतलब बोल लो तो इतना रिमार्केबल इनका मतलब एक करेज था, क्योंकि इन्होंने 80 साल की उम्र में भी रिवोल्ट में मतलब टक्कर दिया था इन्होंने ब्रिटिशर्स को। इनके रिमार्केबल डिटर्मिनेशन एंड इनके करेज की तारीफ जितनी करो उतनी कम है। ही वॉज वेरी करेजियस, वेरी करेजियस। इन्होंने जो लीड किया था, आपको पता है कहाँ से लीड किया था इन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट को? इन्होंने दानापुर से लीड किया था। कहाँ से लीड किया था? दानापुर से। कब लीड किया था? 25 जुलाई 1857 को इन्होंने रिवोल्ट को लीड किया वहाँ से। और इन्होंने सबसे पहले किसको कैप्चर किया? ही कैप्चर्ड आरा, ही कैप्चर्ड आरा। ठीक है, आरा को इन्होंने कैप्चर्ड कर लिया। कब कर लिया? 3 दिन बाद ही कर लिया था, 27 जुलाई 1857 को इन्होंने आरा कैप्चर कर लिया। थोड़े दिन तक इनके पास रहा आरा। उसके बाद अगस्त के मंथ में मेजर विंसेंट आयर ने वापस से फाइट हुई इनकी, और इन्होंने मेजर विंसेंट आयर ने रिकैप्चर्ड कर लिया किसको? आरा को, रिकैप्चर्ड आरा। ठीक है, इसके बाद इनको यहाँ से निकलना पड़ता है, और वो निकल जाते हैं यूपी की तरफ, बाबू कुंवर सिंह। और कहाँ चले जाते हैं? लखनऊ। कहाँ जाते हैं? लखनऊ। लखनऊ से कहाँ जाते हैं? लखनऊ से चले जाते हैं वो, चलो ऐसे इधर आ जाते हैं, लखनऊ से जाते हैं वो कानपुर। कानपुर में वो नाना साहेब से मिलते हैं, तांत्या टोपे से मिलते हैं। ठीक है, और इन लोगों को मदद भी करते हैं फाइट में। फिर वो जाते हैं वहाँ से, कहाँ जाते हैं? आजमगढ़। कहाँ जाते हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पे है? आजमगढ़ यूपी में है। आजमगढ़ को कैप्चर करते हैं 1858 में, मार्च 1858 को आजमगढ़ को जब कैप्चर कर लिया, उसके बाद वापस से उनके अंदर जो मलाल था कि हम अपने जगदीशपुर को वापस चाहिए उनको, तो वापस से जब आते हैं जगदीशपुर को कैप्चर करने के लिए, तो क्रॉस कर रहे थे गंगा को, तो वहाँ पे उनको बुलेट लग जाता है हाथ में। तो
उनको ये डर होता है कि उससे इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो वो उस हाथ को काट करके गंगा में, कट ऑफ हिज हैंड एंड उसको गंगा में डाल देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, और एक हाथ से ही वो मतलब लाइक फाइट करते हैं। फिर वापस से वो इवन वो जीतते भी हैं वो बैटल। जब उनका लड़ाई होता है कैप्टन ली ग्रांट से, किससे लड़ाई होता है वापस से 23 अप्रैल को 1858 को कैप्टन ली ग्रांट से इनकी फ़ाइट होती है। और इसमें कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो है वो, सॉरी बाबू कुंवर सिंह है ना, ये बाबू कुंवर सिंह जो है वो विक्टोरियस रहते हैं, है ना, विक्ट्री पाते हैं। और उसके बाद उसके 3 दिन के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। कब? 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी आपके बाबू कुंवर सिंह की। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। आपको पता है बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लीड कर रहे थे। इनकी उम्र थी लगभग 80 ईयर्स। इनके रिमार्केबल डिटर्मिनेशंस और इनके करेज की तारीफ करते बनता है। और इन्होंने दानापुर से लीड किया था। 25 जुलाई 1857 को इन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले ये 3 दिन बाद आरा को कैप्चर कर लेते हैं 27 जुलाई 1857 को। उसके बाद विंसेंट आयर से इनकी लड़ाई होती है। उन्होंने विंसेंट आयर ने अगस्त के महीने में वापस से कैप्चर कर लिया आरा को। फिर इनको निकलना पड़ता है यूपी की तरफ। वो लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से कानपुर जाते हैं। कानपुर में वो नाना साहेब तांत्या टोपे वगैरह की मदद करते हैं। उसके बाद वो आजमगढ़ निकल जाते हैं और मार्च 1858 में वो आजमगढ़ को भी कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद उनके मन में जो था कि मुझे जगदीशपुर को वापस से कैप्चर करना है, तो रिवर गंगा को क्रॉस कर रहे थे। वहाँ पे उनके हाथ में बुलेट लगता है और वो हाथ को अपने काट के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद उनकी फ़ाइट होती है 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट से, और वहाँ पे बाबू कुंवर सिंह विक्टोरियस होते हैं। बट उसके मतलब बोल सकते हैं मतलब 3 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। तो ये पूरी स्टोरी थी कुंवर सिंह की। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। सॉरी एक सेकेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बट इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसको मान लेते चलो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड कुंवर सिंह जॉइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कहाँ पे ज्वाइन किया था कुंवर सिंह ने रिबेल को 1857 में। तो आप सभी को मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि उन्होंने कहाँ से लीड किया था, आरा से। कहाँ से? आरा। वैसे तो दानापुर से था बट इसमें ऑप्शन नहीं था तो हम आरा मानेंगे। ये 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि ये देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन थे इनमें से जो ब्रिटिश के बिटरेस्ट एनिमी थे? किनको कंसीडर करते थे ब्रिटिशर्स अपने एनिमी? तो ऑफ कोर्स वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे वो? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको वो बिटरेस्ट एनिमी कंसीडर करते थे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं मौलवी अहमदुल्ला के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि ये जो कहाँ से लीड कर रहे थे, ये अवध से लीड कर रहे थे। और ये अवध प्लस रोहिलखंड वाले रीजन से थे। रोहिलखंड कहाँ पे है? यूपी में है ना। रोहिलखंड रीजन से वो लीड कर रहे थे। इनको इनके करेज और इनकी जो एबिलिटीज़ थी उनको देख करके ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कहा था? बाई फार बेस्ट सोल्जर अमंग रिबल। बाई फार बेस्ट सोल्जर अमंग रिबल। हालांकि ये बिटरेस्ट एनिमी भी बोलते थे बट इन्होंने अपनी बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इनकी तारीफ भी करी है इनके एबिलिटीज़ को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय विच पोएट। तो ऑफकोर्स वो थे गालिब। गालिब ने विटनेस किया था 1857 के रिवोल्ट को। क्या आपको शेर व शायरी अगर पसंद होगा तो एक अलामा इकबाल की एक शायरी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मतलब खुदी का मतलब होता है कि इतनी मेहनत करो, इतना आत्म सुधार कर लो कि खुदा यानी कि ईश्वर भी आपसे पूछे कि तुम्हारी किस्मत लिखने से पहले कि तुम बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है।
इस तरह के करेज और डिटर्मिनेशन के साथ हमें प्रिपरेशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ओके, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया ने अपोज किया था रिवोल्ट को, सपोर्ट किया था रिवोल्ट को, न्यूट्रल रहे थे या नेटिव रूलर्स के साथ फाइट किया था? क्या था इसका आंसर बताओ। ये आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है 1998 में। तो ऑफकोर्स वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ही वॉज रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल थे वो 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको इलीट क्लास बनाने में मदद करेंगे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो उनको प्रोग्रेस कराएंगे देश का, और बाकी जो इंडियन रूलर्स हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट? ऑफकोर्स जो साहूकार्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं गए और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एडीओ में भी, क्योंकि ये 40th बीपीएससी में भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम? तो वो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने नहीं किया था रिबेल, और आपको पता है सिंधियाज ने नहीं किया था। सिंधियाज के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कैनिंग ने कि इफ़ सिंधियाज विल रिबेल अगेंस्ट मी तो आई शैल हैव टू पैक अप टुमारो, मुझे कल ही पैक अप करके निकलना पड़ता अगर सिंधिया ने ज्वाइन कर लिया होता रिबेल को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैच द फॉलोइंग है, और ये आप बहुत सेकंड में कर लोगे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ए का 4। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये दोनों नहीं होगा। लखनऊ, आप सभी को पता है लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ए का 3 या सॉरी बी का 3, तो ऑफकोर्स आपको आंसर मिल चुका है। सी का 2 कानपुर से अजीमुल्ला खां, और डी फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो आपने कर लिया मैच। नेक्स्ट ये देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस भर भर के पूछता है, इवन इस बार भी उन्होंने पूछा था। इस बार मैंने लकीली क्लियर कर लिया है यूपीपीसीएस प्री, मैं मेंस देने वाली हूँ इस बारी, तो ये गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम में? लॉर्ड कैनिंग थे। और आपको पता है कि 1857 के बाद 1858 में गुड गवर्नमेंट एक्ट आता है, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर पूरा पावर आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी अब डायरेक्ट। एक SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है लंदन में, जो कि सुपरवाइज करेगी किसको? वॉइसरॉय को। इंडिया में पूरा देखेंगी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वो। आपने देखा था कि इसमें जो सब्सिडरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसको भी बोल दिया गया कि अब हम टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स ने कहा था। और 1858 में आपको पता है कि गवर्नर जनरल का जो पोजीशन हुआ करता था उससे किसका पोजीशन बना दिया गया? वॉइसरॉय का पोजीशन। पहले वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से भी देख लिया, ये बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। डलहौजी से आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आना चाहिए, है ना। बेंटिक से आपको क्या याद आता है, कमेंट्स में बताओ, बेंटिक से आपको क्या याद आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं, और हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये थे पाल्मर्स्टन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या रीजंस थे? तो बहुत सारे कॉज थे वैसे तो, कि आपको पता है कि हमारी जो मिलिट्री थी उतनी सुपीरियर नहीं थी जितनी ब्रिटिश की मिलिट्री थी, तो दीज वर द रीज़न। रिबेल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। ऑफ कोर्स जो इंडियन रूलर्स थे उनके अपने अपने मतलब से, मतलब अपने अपना कह सकते हैं कि अलग एजेंडा था, अलग प्रॉब्लम थी, उन सब का कॉमन गोल नहीं था, कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। ठीक है, यूनिफिकेशन नहीं था, तो ये एक कारण था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेलियर हो गया। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स देयर वॉज लैक ऑफ सपोर्ट। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, साहूकार्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दीज ऑल वर द रीज़न, ऑल ऑफ द अबव। ये देखो, ये 69th BPSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना ईजी था। आप ADO के एग्ज़ाम में तो आराम से आप
हिस्ट्री के सेक्शन के लिए रिलाई कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स भी जब हम करेंगे तो आप देखना कि आपका कितना इम्प्रूव हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिवीजन पे इन्वेस्ट करिएगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलने वाला है अपकमिंग एग्जाम में। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 था। नाउ को मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? तो वो कौन थे जिन्होंने अपना लाइफ लखनऊ में खोया था? वो थे हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और आई थिंक जनरल नील का भी डेथ हुआ था लखनऊ में ही शायद, हाँ। तो 2 और 4 मेरे हिसाब से, एंड 2 और 4 इसमें है, तो मेजर हैवलॉक का भी डेथ हुआ होगा। तो ये है आपका आंसर 3। इस पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप कंफर्म करके बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? तो 1857 को कॉन्स्पिरेसी किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, इनकी एक बुक है द मुसलमान करके, उसमें इन्होंने लिखा था कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये 40th BPSC में आया हुआ एक क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ये मार्किंग छोड़ दो। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। आपको पता है कि अब जो यूपी वाले रीजन से वो ब्रिटिश हायर करते थे वो नहीं करेंगे। अब कहाँ से? यूपी बिहार से ना हायर करके किससे हायर करेंगे? वो गोरखा, सिख, पंजाब और नॉर्थ से जो हुए थे उनको हायर करते थे, जिन्होंने उनका रिवोल्ट में साथ दिया था इनडायरेक्टली। और यूपी बिहार के रीजन में झारे सिपॉइज ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए भी उन्होंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। और ये क्वेश्चंस भी आपके 2008 में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। Which of the following commissions is associated with the army reorganization after the separation of the revolt 1850? कौन सी कमीशन बनाई गई थी? तो वो थी आपकी पील कमीशन। कौन सी कमीशन थी? पील कमीशन बनाई गई थी, ताकि वो ये सजेशन दे कि कितने यूरोपियन सोल्जर्स और कितने इंडियन सोल्जर्स का जो है वो रेशियो होना चाहिए। तो अगर 1 यूरोपियन पर 2 इंडियन सोल्जर्स पे होने चाहिए, कहाँ पे? यूपी बिहार वाले रीजन में। और मद्रास में उन्होंने बोला था कि 1:3 का रेशियो भी चलेगा, कहाँ पे? मद्रास वाले रीजन में। ये पील कमीशन का रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? साइमन कमीशन कब आया था? और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ? ये तीनों आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, हम आपको पिन कर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मज़ा आया पूरे सेशन में रिवीजन करके हमारे साथ? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वे विल लव टू सी योर कमेंट्स, एंड हम इससे भी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।